हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर मुकुल मल्होत्रा, चंडीगढ़ इंडिया में एक पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट यानी बच्चों के दिमाग व नसों से संबंधित प्रॉब्लम्स का स्पेशलिस्ट। तो एपिलेप्सी सीरीज़ की डिस्कशन करते हुए आज हम इस मकाम तक आ गए हैं जहां पे अब हम ट्रीटमेंट के बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले हमने सीजर्स और एपिलेप्सी की टर्मिनोलॉजी के डिफरेंसेस को, क्लासिफिकेशन को, कारणों को और इन्वेस्टिगेशंस को अब अच्छे से समझ लिया है। तो अब समय है कि अब हम जानें कि कैसे हम एपिलेप्सी को ट्रीट कर सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट के बारे में तो बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। तो जब भी हम एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं तो हम दो हेडिंग्स के अंडर बात करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग ये है, या सबसे पहला जो क्वेश्चन ये है कि हर दौरे के बाद क्या ट्रीटमेंट स्टार्ट करने की ज़रूरत है, और कौन कौन सी ऐसे सिचुएशंस हैं जहाँ पे हम दवाई के बिना भी काम चला सकते हैं। और दूसरा होता है कि कौन कौन सी हमारे पास लाइंस ऑफ ट्रीटमेंट है, क्या सिर्फ दवाई से ही काम चल सकता है कि और कोई भी अवेलेबल हमारे पास मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट है। तो आते हैं हम पहले सवाल की तरफ कि कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स या कौन कौन से ऐसे सीजर्स हैं जिनके लिए हमें दवाई चलानी चाहिए और कहाँ कहाँ हम दवाई के बिना भी अपना काम चला सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जब भी दौरा एपिलेप्सी की क्लासिफिकेशन या एपिलेप्सी की टर्मिनोलॉजी में फ़िट होने लग जाए या एपिलेप्सी की डेफिनेशन में फ़िट होने लग जाए तो हमें दौरों की जो है दवाई चलानी चाहिए। अगर आप लोगों ने सीजर्स और एपिलेप्सी की जो टर्मिनोलॉजी के बीच में डिफरेंसेस हैं अगर वो नहीं समझे हैं अभी तक, तो आप मिर्गी रोग क्या है या जो एपिलेप्सी सीरीज़ की पहली वीडियो थी हमारी उसको जाके ध्यान से देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि मोस्टली हम 2 दौरों के बाद ही सीजर्स को एपिलेप्सी की डेफिनेशन देते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि पहले दौरे के बाद भी हम एपिलेप्सी की डेफिनेशन दे सकते हैं अगर वो एपिलेप्सी सिंड्रोम में फिट हो जाए या इवैल्यूएशन के दौरान हमें समझ में आए कि बच्चे को आगे भी दौरे आएंगे। तो अगर कोई भी दौरा एपिलेप्सी की डेफिनेशन के अंदर फिट हो जाए तो हम एंटाइटल्ड हैं कि हम एपिलेप्सी की दवाई जो है वो चलाएं। बट इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे हम दवाई के बिना ही काम चला सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो एक्सेप्शन है वो है सिंपल फिब्राइल सीजर्स का। अगर अभी तक भी आपने फिब्राइल सीजर्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप फिब्राइल सीजर्स या बुखार के साथ दौरे वाली जो वीडियो मैंने इसी सीरीज़ में बनाई थी उसको जाके ध्यान से देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि सिंपल फिब्राइल सीजर्स एक ऐसे दौरे हैं जो 5 साल की उम्र तक आते हैं, 4-5 बार, कई बार 6 बार भी आते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं। बच्चे की सोच समझ पे, बच्चे के पढ़ाई लिखाई पे कोई भी फ़र्क नहीं डालते। तो ये एक ऐसा एपिलेप्सी सिंड्रोम है, या हम तो इनको वैसे एपिलेप्सी भी नहीं बोलते, या ये एक ऐसे दौरे हैं जिनके लिए हमें रेगुलर दवाई चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा जो एक्सेप्शन है कि कई एपिलेप्सी सिंड्रोम्स जो हैं वो बिनाइन कैटेगरी में डाले गए हैं। बिनाइन का मतलब कि ये एक स्पेसिफिक एज ग्रुप में आएंगे, जैसे 5 से 15 साल या 4 से 10 साल या 4 से 8 साल की उम्र के बीच में आएंगे, 4-5 बार आएंगे और उसके बाद ये उस सेम एज ग्रुप के बाद गायब हो जाएंगे, कभी दिखाई भी नहीं देंगे। प्लस बच्चे की पढ़ाई लिखाई, सोच समझ, बिहेवियर पे कोई भी फ़र्क नहीं डालेंगे। तो इन केसेस में अगर माँ बाप डायग्नोसिस समझ जाते हैं, प्लस वो ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे डॉक्टर मिलना या हॉस्पिटल की अवेलेबिलिटी जो है वो 5 या 10 मिनट के दायरे में ही है, तो हम पेशेंट्स को इन्फॉर्म्ड कंसेंट के बाद हम दवाई के बिना भी रख सकते हैं। बट इसका उल्टा भी ये है कि अगर कई माँ बाप ऐसे हैं जो पूरी तरह समझ नहीं पाते, दौरा पड़ता है तो वो बहुत एकदम डर जाते हैं, प्लस दूर दराज इलाके में रहते हैं जहाँ हॉस्पिटल काफ़ी दूर है, तो हमें ऐसे सिंड्रोम्स में भी दवाई चलानी पड़ती है। पर अगर पेरेंट्स थोड़े समझदार हैं और वो समझ जाते हैं कि ये बिनाइन एपिलेप्सी सिंड्रोम है, अगर हम 2-3 साल वेट कर लें, 1-2 बार दौरे हो भी गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो हम इन बच्चों को दवाई के बिना भी रख सकते हैं। नॉर्मली होता यह है कि जब पहला दौरा आता है तो हम उसके बाद इवैल्यूएशन अच्छे से कराते हैं। अगर इवैल्यूएशन के दौरान हमें कोई भी रिस्क फैक्टर या कोई प्रॉब्लम पता नहीं चलती और ऐसा महसूस होता है कि आगे दौरे आने का चांस बहुत ही कम है, तो हम पहले दौरे के बाद जो है दवाई नहीं चलाते।
तो अब हम आते हैं दूसरे सवाल की तरफ कि कौन कौन से लाइंस ऑफ ट्रीटमेंट या कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम एपिलेप्सी का इलाज कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास 3 लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। तो इसमें सबसे पहला है मेडिकेशन, मतलब दवाई, मिर्गी के लिए दवाई, जो सबसे कॉमन है, जो हर कोई करता है। और दूसरा जो होता है कि जब इससे हार गए तो फिर हम करते हैं डाइटरी मैनेजमेंट, जिसमें इनका खाना पीना ही बदल देते हैं। और तीसरा होता है सर्जिकल मैनेजमेंट, जहाँ पे हम सर्जरी की मदद लेते हैं मिर्गी के दौरों को कम करने के लिए या मिर्गी को बिल्कुल ख़त्म करने के लिए। तो शुरुआत हम करते हैं पहले मेडिकेशनल या मेडिसिन के ट्रीटमेंट से। तो जो भी हम दवाइयाँ दौरों को रोकने के लिए देते हैं उन्हें हम बोलते हैं एंटी एपिलेप्टिक या एंटी सीजर मेडिकेशंस, जिन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे AEDs, मतलब एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशंस। तो एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशंस चलाने के 3 जनरल रूल्स हैं। तो सबसे पहला ये कि मोस्टली जितने भी एपिलेप्सी के रोग हैं उसमें हम पहले एक ही दवाई से स्टार्ट करते हैं, एक्सेप्ट कि जहाँ पे वेस्ट सिंड्रोम या लेनॉक्स गैस्ट्रॉट सिंड्रोम या ऐसे कोई भयानक मिर्गी रोग वाले सिंड्रोम हैं जहाँ पे हमें पता है कि एक दवाई से काम नहीं बनेगा। उनके अलावा जहाँ पे भी मिर्गी रोग अभी स्टार्ट हुआ है तो हम वहाँ पे पहले एक ही दवाई से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद उस दवाई को लो डोज से लेके हाई डोज तक लेके जाते हैं। अगर वो हाई डोज पे जाने के बाद भी अगर मिर्गी आती रहे या बच्चों को साइड इफ़ेक्ट्स आने लगे, तब हम दूसरा जो है एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशन ऐड ऑन करते हैं। तो पहला नियम ये कि एक ही दवाई से स्टार्ट करेंगे और लो डोज से लेके हाई डोज तक जाएंगे, सीधा ही ऐसे हाई डोज पे जंप नहीं करेंगे। और जो लो डोज से हाई डोज में भी जाएंगे वो धीरे 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 हफ्ता या 5-5 दिन में बढ़ाते हुए जाएंगे। तो दूसरा नियम होता है कि जब हम दूसरा जो मेडिकेशन ऐड ऑन करते हैं, हम ये ध्यान देते हैं कि दूसरा जो मेडिकेशन हो उसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो वो पहली से थोड़ा सा अलग हो, ताकि वो आपस में ही सेम रिसेप्टर्स के लिए लड़ते ना रहें और जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो डबल ना हो जाए। क्योंकि आप एक ही दवाई का डुप्लीकेट दूसरा डाल रहे हैं तो ऑब्वियसली साइड इफ़ेक्ट्स भी डुप्लीकेट हो जाएंगे। तो हम ये नहीं चाहते कि साइड इफ़ेक्ट्स डुप्लीकेट हो, तो हम ये चाहते हैं कि दूसरे किसी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की दवाई हो ताकि वो दोनों मिलजुल के काम करें, रादर दैन वो आपस में ही लड़ाई करने लगे। और तीसरा जो नियम है कि एक बार में हम 3 दवाई ही देना पसंद करेंगे। 3 से ज़्यादा में जैसे ही हम जाते हैं, जैसे 4, 5 या कभी कभी 6 दवाइयाँ भी कई बार बच्चों को चली होती हैं, तो उनसे देखा गया है कि कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। तो 3 दवाई से जैसे ही हम ऊपर जाते हैं तो हमारा फ़ायदा नहीं बल्कि साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो बढ़ने लग जाते हैं। तो अगर हमें उन 3 दवाइयों में से भी किसी एक दवाई को हटाना है तो हम दूसरी दवाई से रिप्लेस करते हैं और जो पिछली दवाई थी उसको हटा देते हैं। तो कॉम्बिनेशन हम हमेशा 3 दवाइयों का ही रखते हैं। तो अब हमें ये समझ में आ गया है कि बेसिक रूल्स क्या हैं दवाई चलाने के। तो अब हम जानते हैं कुछ कॉमन एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स के बारे में, जिनके बारे में नॉलेज अभी भी जो है पेरेंट्स में बहुत ही कम है। प्लस एक भ्रांति सी या एक एप्रीहेंशन सी हमेशा रहती है माँ बाप के दिल में, जब भी वो एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशन चलाते हैं तो उनको ये डर लगा रहता है कि साइड इफ़ेक्ट बहुत ना हो जाए, मेरे बच्चे की बुद्धि जो है वो ना कम हो जाए, पढ़ाई लिखाई ना इसकी कम हो जाए। तो बहुत सारे जो ये शक दिमाग में रहते हैं। तो आज मैं पहले कॉमन कुछ ड्रग्स के बारे में आपको बताऊंगा और फिर हम कुछ नए ड्रग्स के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो जब भी हम एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशंस के बारे में बात करते हैं तो 4 हमारी कॉमन मेडिकेशंस हैं जो काफ़ी 1960 या 1970 के दशक से चली आ रही हैं और बहुत ही इफ़ेक्टिव दवाइयाँ हैं। तो इन 4 दवाइयों के नाम हैं। सबसे पहला तो है फेनोबार्बिटोन, जो गार्डिनल के रूप में हमारे को मार्केट में ब्रांड नेम में मिलती हैं, फेनोबार्बिटोन। दूसरा है फेनिटोइन, जो हमें एप्टोइन या एप्सोलिन के नाम से मार्केट में मिलती है। तीसरी है कार्बामेज़ेपिन और उसी का एक छोटा भाई है जो ऑक्सकार्बेज़ेपिन। और जो चौथी मेडिकेशन है वो है वैल्प्रोएट, जो हमें एनकोरेट के नाम से या वैल्प्रोएट के नाम से या वैल्प्रोल के नाम से हमें मार्केट में मिलती हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं फेनोबार्बिटोन के बारे में। तो जब 1950 या 1960 के दशक में जब ये दवाई मार्केट में इंट्रोड्यूस हुई तो ये था बार्बिचुरेट ग्रुप। तो ये ग्रुप का काम बेसिकली था नींद लाना, बच्चों को सुलाना या बड़ों को सुलाना। धीरे धीरे जब इन दवाइयों के ऊपर और रिसर्च होती रही
तो पता चला कि ये जो है दौरा रोकने में भी इनका बहुत ही अच्छा रोल है। तो इसलिए उस टाइम पे यही एक अकेला दवाई अवेलेबल होता था, तो हर किसी को यही दवाई चलाया जाता था। तो बहुत साल चलाने के बाद ये रिसर्च में, स्टडीज़ में पाया गया कि अगर हम इन्हें बड़े बच्चों में इस दवाई को लगातार देते रहते हैं तो उनकी सोचने समझने की जो शक्ति है वो थोड़ी कम हो जाती है। ये भी पाया गया कि जिन बच्चों को ये लॉन्ग टर्म में दिया गया उनकी पढ़ाई लिखाई भी थोड़ी कमज़ोर हो गई। तो आजकल के ज़माने में फिनोबार्बिटोन का जो रोल है वो अब सिर्फ नए जन्मे बच्चों में दौरों के लिए रह गया है, या नियोनेटल सीजर्स में रह गया है, जहाँ पे जो नया जन्मा बच्चा है उसको जन्म के बाद अगर दौरे आ जाएं तो फर्स्ट लाइन या हमारा ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इज़ फिनोबार्बिटोन। तो वहाँ पे ये बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। और इवन 6 महीने के उम्र तक जहाँ पे हम बाकी दवाइयों को देने से थोड़ा डरते हैं, वहाँ पे भी फिनोबार्बिटोन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। बट उसके बाद जो है हम प्रेफर करते हैं कि फिनोबार्बिटोन को जितना जल्दी हो सके हटा दे और इसको किसी दूसरी मेडिकेशन के साथ रिप्लेस कर दे। इसी लिस्ट में दूसरा ड्रग था हमारा फेनिटोइन। अब फेनिटोइन जो है ये अभी भी ये 1960-70 के दशक में आया और आज की डेट में भी ये बहुत इफ़ेक्टिव ड्रग है। ये पार्शियल सीजर्स या फोकल सीजर्स और जनरलाइज सीजर्स में दोनों में बराबर से काम करता है। और अभी भी एडल्ट न्यूरोलॉजी में या बड़े पेशेंट्स में अभी भी ये ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है। पर बच्चों में हमने इसका यूज़ जो है काफ़ी कम कर दिया है। इसके दो कारण हैं। सबसे पहला तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स। एक तो ये क्या करता है कि अगर आप इसको लॉन्ग टर्म दें और हाई डोज में दें तो ये मसूड़ों को फुला देता है, जिसे हम टेक्निकल टर्म्स में बोलते हैं गम हाइपरट्रोफी। प्लस ये दांतों को भी ख़राब करने लग जाता है और प्लस चेहरे पे और कुछ ऐसे एरियाज़ पे जहाँ पे हम बाल नहीं चाहते वहाँ पे भी बालों को उगा देता है, जैसे हम बोलते हैं हर्सुटिज्म। तो हम एक जगह मिर्गी को ट्रीट करने गए थे, दूसरी जगह हमने 3-4 और प्रॉब्लम्स अपने साथ बांध ली। तो हम ये नहीं चाहते कि हमारे बच्चों को ये सारी प्रॉब्लम्स भी साथ में हो। दूसरी प्रॉब्लम जो इस ड्रग के साथ है कि एक तो ये लिवर को भी हानि पहुंचाता है, प्लस ये दूसरे ड्रग्स के साथ भी इसका इंटरेक्शन ठीक नहीं है। ये क्या करेगा कि दूसरे ड्रग्स को जो हजमाने वाले एंजाइम्स हैं उनको बिल्कुल दबा देता है या इनको इनहिबिट कर देता है, जिस वजह से जो इसके साथ हम दवाई दे रहे हैं उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो एकदम बढ़ जाएगा और साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा होने लग जाएंगे। तो इसलिए इसके साथ जो है हमें दवाई देने के टाइम भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर ये इसकी डोज ज़्यादा दी गई या साथ वाली दवाई की डोज ज़्यादा दी गई तो ये आपस में इंटरैक्ट करने लग जाएंगे और साइड इफ़ेक्ट्स की जो मात्रा है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। तो इन दोनों कारणों की वजह से पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी प्रैक्टिस में अब हमने फेनिटोइन का यूजेज जो है काफ़ी कम कर दिया है। 1 साल से छोटे बच्चों में जहाँ पे हम दूसरी दवाइयाँ देना पसंद नहीं करते वहाँ पे हम एप्टोइन को कुछ देर के लिए चला सकते हैं, बट अदरवाइज़ हम इस दवाई को कम से कम यूज़ करते हैं। बट अभी भी आप देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे अभी भी एप्टोइन या जो है फेनिटोइन और फिनोबार्बिटोन पे होते हैं। क्यों? क्योंकि मोस्टली ये बच्चे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अपना इलाज करा रहे होते हैं और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में दोनों ही ये दवाइयाँ फिनोबार्बिटोन और फेनिटोइन ये दोनों फ्रीली अवेलेबल हैं गवर्नमेंट सप्लाई में। तो मोस्टली होता ये है कि इनको फ्री में ही वो दवाई दे दी जाती है और सालों साल ये दवाइयाँ चलती रहती हैं। अब आता है तीसरे ड्रग की बारी, जो कि है कार्बामेज़ेपिन। अब ये कार्बामेज़ेपिन जो ड्रग है ये आज की डेट में भी फोकल सीजर्स के लिए ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है। बहुत ही इफ़ेक्टिव ड्रग है। जब हमारे फोकल सीजर्स हों, एक ही साइड के सीजर्स आ रहे हों, तो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव ड्रग है। अगर आपको ये फोकल और जनरलाइज की टर्मिनोलॉजी अभी भी क्लियर नहीं है तो प्लीज़ एपिलेप्सी क्लासिफिकेशन एंड इट्स इंपॉर्टेंस की जो वीडियो मैंने इस सीरीज़ में बनाई थी उसको प्लीज़ जाके ध्यान से देखें। तो फोकल सीजर्स में कार्बामेज़ेपिन इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस। बट इस ड्रग के साथ सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या है कि 1000 में से एक बच्चे को कभी कभी इस ड्रग के साथ बहुत ही गंदा रैश हो जाता है। और रैश होने के स्टार्ट होने के बाद भी अगर हम ये दवाई लेते रहें तो चमड़ी उखड़ जाती है, मुंह के जो अंदर छाले पड़ जाते हैं और मुंह के अंदर की जो हमारी म्यूकोस मेम्ब्रेन है वो भी छिल जाती है। तो अगर रैश डेवलप हो जाए तो हमें ये दवाई इमीडिएटली बंद कर देनी चाहिए। तो ये जो ड्रग इंड्यूस्ड रैश है ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसकी। दूसरी जो इसकी प्रॉब्लम है कि अगर हम बहुत ही हाई डोज में दें तो हम इसकी वजह से थायराइड में कुछ प्रॉब्लम्स कभी कभी देखते हैं। अदरवाइज़ ये ड्रग काफ़ी हद तक सेफ़ है और ये फोकल सीजर्स में तो बिल्कुल जादू की तरह काम करता है।
तो इन सब चीज़ों को देखते हुए इसका एक बेटर वर्जन निकाला गया जो कि था ऑक्स कार्बिजिपिन, जो आपको ऑक्सीटॉल, कार्बॉक्स और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड नेम्स में आपको मार्केट में अवेलेबल होता है। तो इसमें इन्होंने क्या किया कि ये जो ड्रग रिएक्शन जो कार्बामेज़ेपिन के साथ होता था उसको इन्होंने काफ़ी हद तक जो है रोक लिया, बट बाकी की जो चीज़ें थी, जो इफ़ेक्टिवनेस थी, वो ऑलमोस्ट सेम की सेम रही। तो आजकल हम कार्बामेज़ेपिन देने से पहले जो है हम ऑक्स कार्बिजिपिन देना प्रेफर करते हैं, और कार्बामेज़ेपिन को हम तभी यूज़ करते हैं जब ऑक्स कार्बिजिपिन फेल हो चुका हो। अब हम आते हैं चौथी मेडिकेशन की तरफ जो कि है वैल्प्रोएट। अब वैल्प्रोएट जो दवाई है ये 1970 से 80 के दशक में आया, और अभी भी इन चारों दवाइयों में से सबसे इफेक्टिव ड्रग जो है वो वैल्प्रोएट है। जनरलाइज सीजर्स में तो ये ड्रग ऑफ चॉइस है ही है, उसके अलावा भी फोकल सीजर्स में भी ये बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। और अभी भी हमें अगर फर्स्ट लाइन कोई मेडिकेशन स्टार्ट करनी होती है 2 साल या 2 साल से ऊपर के बच्चे में, तो हम वैल्प्रोएट को ही प्रेफर करते हैं। बट वैल्प्रोएट के साथ भी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। एक तो ये लिवर के थ्रू निकलता है, तो ये लिवर को अगर हाई डोज में दिया जाए तो लिवर को हानि पहुंचाता है। दूसरा, जितनी भी न्यूरोमेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने कब लें बच्चों के न्यूरोलॉजिस्ट की सलाह या कॉमन न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रन वाली सीरीज़ की 3rd वीडियो में मैंने समझाया था न्यूरोमेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के बारे में। तो उन डिसऑर्डर्स में स्पेशली जो फैट के हजमाने से डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें ये जो है ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, वहाँ पे हम इसको इतनी आसानी से दे नहीं पाते। तो जहाँ पे भी मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स होती हैं वहाँ पे हम थोड़ा सा इसको शक से ही देते हैं। प्लस इसका भी बाकी दवाइयों के साथ छोटा मोटा इंटरेक्शन रहता है, स्पेशली लैमोट्राइजिन। तो वहाँ पे हमें, जब हम लैमोट्राइजिन इस ड्रग के साथ दे रहे हैं, तो हमें लैमोट्राइजिन की डोज जो है वो थोड़ी सी कम करनी पड़ती है। बट अदरवाइज ओवरऑल देखा जाए तो ये ड्रग बहुत ही अच्छा है। प्लस जो अडोलेसेंट लड़कियां होती हैं जिनको पीरियड्स आने चालू हो गए हैं, उनमें भी हम ये ड्रग थोड़ा सा मतलब सोच समझ के ही देते हैं, क्योंकि ये पीरियड्स को थोड़ा सा इरेगुलर करवा देता है और थोड़ा वजन भी बढ़वा देता है। तो इसलिए ये सारी चीज़ों को सोचते हुए ही हम इन चारों ड्रग्स में से चॉइस करते हैं। बट एक रूल जो आपको अभी समझना है कि जितना भी ड्रग इफ़ेक्टिव होगा उतना ही उसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। ये एक जनरल रूल है फार्माकोलॉजी का कि अगर ड्रग बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बाकी ड्रग से थोड़े से ज़्यादा होंगे। जो ड्रग वैसे ही कम इफ़ेक्टिव है उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी कम होंगे। तो ये जो चारों ड्रग्स हैं ये बहुत ही इफ़ेक्टिव ड्रग्स हैं, बट इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी साथ साथ में होते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को ओवरकम करने के लिए जब आगे रिसर्च हुई 1980-1990 के दशक में, तो बहुत सारे नए ड्रग्स निकल के आए। तो इन नए ड्रग्स में सबसे जो अभी भी हम बहुत ही अच्छे से यूज़ करते हैं ड्रग, और जो कॉमनली अब फर्स्ट लाइन भी बन चुका है, वो है लेवेटिरासिटाम, जो आपको लेवेक्स, लेवीमैक्स, लेवीक्रेस, लेवीपिल या लेवेक्स के रूप में बहुत सारे ब्रांड नेम्स में ये आपको मिलेगा। तो ये जो ड्रग था इसने क्या किया, जो पीछे के सारे ड्रग्स थे जिनकी खामी ये थी कि ये लिवर को, किडनी को, हार्ट को इफ़ेक्ट करते थे, ये दूसरे ड्रग्स के साथ इंटरेक्ट करते थे, ये दोनों जो साइड इफ़ेक्ट्स थे इसने बिल्कुल ही ख़त्म कर दिए। ये किडनी, लिवर, हार्ट को बिल्कुल असर नहीं पहुंचाता, ये दूसरी किसी दवाई के साथ बिल्कुल इंटरेक्ट भी नहीं करता। तो अगर हम पहली 4 दवाइयों के साथ अगर दूसरी कोई दवाई ऐड करना चाहें तो ये बिल्कुल एक परफेक्ट कैंडिडेट है। प्लस इसकी एफिकेसी भी देखी गई कि पहले ड्रग्स के मुकाबले 70 to 80% उतनी एफिकेसी भी थी। तो हम इसको फर्स्ट लाइन ड्रग भी यूज़ करने लगे। जब ये स्टार्ट हुआ तब तो ये एडजुवेंट ही था, मतलब कॉम्बिनेशन में यूज़ किया जाता था। बट धीरे धीरे 2000 के पहले दशक में ये फर्स्ट लाइन ड्रग भी बन गया, और यहाँ तक कि हम नए जन्मे बच्चों को भी इसको दे सकते हैं, और वो भी बिल्कुल बिना डरे, क्योंकि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स थे ही नहीं, और तब उस टाइम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में पता भी नहीं था। फिर धीरे धीरे जब ये दवाई बहुत पॉपुलर हो गई और बहुत ज़्यादा देने लगे, तब ये समझ में आया कि अगर इसको हम दवाई को हाई डोज में देने लगे तो कुछ बच्चों को बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आने लगी, कि वो बहुत गुस्सैले हो गए, गुस्सा करने लगे छोटी छोटी बात पे, चंचल हो गए, हाइपर एक्टिविटी करने लगे, और उनके बिहेवियर में काफ़ी हद तक चेंजेस आने लगी। तो ये जो लेवीपिल के इस साइड इफ़ेक्ट को कवर अप करने के लिए इसके एक बड़े भाई का जन्म हुआ, जो कि है ब्रेविपिल, जो अभी मार्केट में लास्ट 2-3 साल से ही आया। पर उसमें ये कहा जाता है कि एफिकेसी भी इससे 10-15% ज़्यादा है, प्लस
ये जो गुस्सा करने के जो साइड इफ़ेक्ट्स या बिहेवियरल साइड इफ़ेक्ट्स जो आते हैं लेविपिल के साथ, वो भी बिल्कुल गायब हो जाते हैं अगर हम ब्रेविपिल दें तो लेविपिल और ब्रेविपिल ये दोनों ही बहुत ही अच्छे ड्रग्स हैं। जहाँ पे एपिलेप्सी हमारी बहुत ज़्यादा नहीं है तो कई बार तो लेविपिल अकेले से ही एपिलेप्सी बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल हो जाती है, और इसकी साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल भी जो है, जो हमने पहली 4 दवाइयों से की बात की थी उसके कंपैरिजन में तो बहुत ही अच्छी है। फिर उसके बाद आए कुछ नए ड्रग्स जिनमें सबसे कॉमन था, ये सबसे यूज़फुल था टोपिरामेट। अब ये जो ड्रग था ये बहुत ही सारे मैकेनिज़्म, बहुत सारे चैनल्स पे काम करता है, और इसके मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन जो हैं वो बहुत ही अलग अलग प्रकार के हैं। ये सोडियम चैनल पे भी काम करता है, कैल्शियम चैनल पे भी काम करता है, और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव ड्रग है, बल्कि जो पहले 4 ड्रग्स बताए उनके जितना ही इफ़ेक्टिव है। बट इसके साथ साइड इफ़ेक्ट्स जुड़े हुए थे। अगर हम इसको एक थेरेप्यूटिक रेंज से ज़्यादा दें, यानी 5 mg/kg पर डे से ज़्यादा चले जाएँ, तो इसमें क्या होने लग जाता था कि पसीना थोड़ा कम हो जाता है, थोड़ा ऐसा लगता है कि बच्चों को हमेशा बुखार है, खाना पीना डाइट इनकी थोड़ी सी कम हो जाती है। बट अदरवाइज़ ये बहुत ही एक इफ़ेक्टिव ड्रग है। अगर इसको नॉर्मल जो इसकी रेंज है 2 to 5 mg/kg उस हिसाब से दिया जाए तो ये बहुत ही अच्छा काम करता है। इसके अलावा फिर बहुत सारे ऐसे ड्रग्स आए जैसे जोनिसामाइड, लैकोजामाइड, पिरम्पेनेल, जो कि कॉम्बिनेशन में बहुत ही अच्छा काम करते हैं, पर ये अभी भी उतने इफ़ेक्टिव नहीं जितना हमारे पहले 4 ड्रग्स थे। तो ये अभी भी पहले 4 ड्रग्स के कॉम्बिनेशन में ही यूज़ किए जाते हैं। अब मैं बात करूँगा 2 ऐसे ड्रग्स की जिनके रिलेटेड मार्केट में बहुत ही भ्रांति फैली हुई है, और अभी रिसेंटली मैंने एक पेशेंट को वो ड्रग लिख के दिया, और जब वो मार्केट में गए और उन्होंने केमिस्ट से वो दवाई मांगी तो उन्होंने बोला कि अरे ये तो डिप्रेशन की दवाई है, कोई बोलता है अरे ये तो नींद की दवाई है, कोई बोलता है अरे ये तो इस दवाई से तो आदत पड़ जाती है, आपका बच्चा जैसे ही छोड़ेगा तो उसको तो इसकी लत लग जाएगी। और जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ क्लोबैज़म और क्लोनेज़ेपाम दवाइयों की। ये दोनों ही जो ड्रग्स हैं ये बेंजोडाइज़ेपिन ग्रुप के हैं। 1970 या 80 के दशक में जब ये दवाइयाँ मार्केट में आई तब इनका मेन रोल था नींद लाने का या पेशेंट को शांत करने का। पर धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया, लोगों को और रिसर्चर्स को ये समझ में आया कि इनका दौरों में भी बहुत अच्छा रोल है। स्पेशली जो दौरे लगातार आ रहे हैं या बार बार आ रहे हैं, उनमें तो ये दवाइयाँ बिल्कुल जादू की तरह काम करती हैं, और एकदम ये दवाई डालने के बाद एकदम जो दौरा है वो काफ़ी हद तक रुक जाता है। पर अभी क्या हुआ कि लास्ट कुछ 4-5 सालों में लोग इन ड्रग्स को फिर से मिसयूज़ करने लगे, जितना डोज बोला गया उससे ज़्यादा लेने लगे, और उसकी वजह से क्या हो गया कि केमिस्ट जो थे वो भी इसको ऐसे ही बेचने लगे। तो इसकी वजह से अभी लास्ट 4-5 साल में गवर्नमेंट ने इनको नारकोटिक्स की कैटेगरी में डाल दिया, और अब अगर कोई भी केमिस्ट इसको बेचता है तो उसको पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है कि किसको बेचा, किस कारण की वजह से बेचा। अदरवाइज़ ये दोनों ही ड्रग्स बहुत ही मतलब लाजवाब ड्रग्स हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव ड्रग्स हैं, और कई बार तो ऐसा होता है कि जब तक हम ये कॉम्बिनेशन में ड्रग्स ऐड ऑन ना करें तब तक दौरे रुकते भी नहीं हैं। तो क्लोबैज़म जो है वो मोस्टली जनरलाइज्ड और फोकल सीजर्स में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, और क्लोनेज़ेपाम जो है वो जो मायोक्लोनिक सीजर्स होते हैं। अगर आपने मिर्गी रोग के लक्षण वाली वीडियो नहीं देखी है जहाँ पे मैंने मायोक्लोनस एक्सप्लेन किया था, तो वहाँ वो आप वीडियो जाके देखें, आपको समझ में आएगा कि मायोक्लोनस क्या होता है। तो मायोक्लोनस वाले जो सीजर्स होते हैं उनमें क्लोनेज़ेपाम तो बिल्कुल रामबाण की तरह कई बार काम करता है, और बहुत ही आसानी से जो है हमारे दौरे रुक भी जाते हैं इन दोनों ड्रग्स से। तो इन दोनों ड्रग्स के बारे में होपफुली इस वीडियो के बाद आपको कोई भी शक रहना नहीं चाहिए। अब हम बात करते हैं दूसरे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की, जो कि है डाइटरी मैनेजमेंट। अब बाइबल के टाइम से ये कहानियाँ मेंशन्ड हैं कि जब भी किसी को उस समय में दौरे हुआ करते थे तो लोग क्या करते थे, उनको दिनों दिन भूखा रख देते थे। दिनों दिन भूखा रखने के बाद देखा जाता था कि उनके दौरों में मोर देन 50% का आराम आ जाता था, और कईयों के तो दौरे रुक भी जाते थे, जो बाइबल में मेंशन किया हुआ है। तो जब 1960-70 के दशक में दवाइयाँ आई तब ये जो डाइट का ट्रीटमेंट है ये बिल्कुल बंद हो गया। बट जब 1990 में ये दवाइयाँ धीरे धीरे हमें पता चलने लगा कि इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, और कई ऐसे दौरे थे जो इन दवाइयों से रुक भी नहीं रहे थे, तब वापस इस जो डाइट मैनेजमेंट था इसके ऊपर रिसर्चर्स का फोकस गया। तो जब उन्होंने रिसर्च की तो उन्हें समझ में आया कि भूखा रखने से होता क्या है कि जो हमारा फ़ैट है
6 से 8 घंटे के बाद हमारा जो शुगर का रिज़र्व है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो हमारा शरीर जो क्या करता है, फ़ैट को तोड़ के उससे एनर्जी लेने की कोशिश करता है, और फैट को तोड़ने से बनती हैं कीटोन बॉडीज़। और ये पाया गया कि ये जो कीटोन बॉडीज़ हैं जब ये ब्रेन में जाती हैं तो नसों को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं, प्लस उनको एनर्जी प्रोविज़न भी बहुत अच्छा होता है, जिससे नसें और सशक्त और बिल्कुल स्टेबल हो जाती हैं। तो उन्होंने फिर ये रास्ता अपनाया कि ऐसे बच्चे को भूखा रखना 4-4 5-5 दिन तो बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा, तो हम क्यों ना किसी और तरीके से ये कीटोन्स की प्रोडक्शन को शरीर में बढ़ा दें। तो तब ये कीटोजेनिक डाइट की उत्पत्ति हुई, या कीटोजेनिक डाइट की इन्वेंशन हुई, जहाँ पे हम कार्बोहाइड्रेट्स को डाइट में या शुगर को डाइट में बिल्कुल ही कम कर देते हैं, और फैट की मात्रा को जो है शुगर की मात्रा के कंपैरिजन में 3 गुना या 4 गुना कर देते हैं। मतलब फैट टू कार्बोहाइड्रेट रेशो हो जाती है 4:1। तो उसमें ज़्यादातर हमारा चिकन, अंडा, मक्खन, घी, सब्जियां रहेंगी, पर आटा और चावल जो है वो कम से कम हो जाएगा। तो इससे होता क्या है कि जब हमारे को शरीर में फ्यूल ही मिलेगा फैट का, तो बनेंगी ही सिर्फ कीटोन बॉडीज़, और जब बनेंगी सिर्फ कीटोन बॉडीज़ तो ब्रेन को एनर्जी लेने के लिए चाहिए मिलेगा ही सिर्फ कीटोन बॉडीज़। तो वो कीटोन बॉडीज़ जब ब्रेन में जाती हैं तो जैसे मैंने बोला वो ब्रेन को स्टेबलाइज करती हैं। और जब रिसर्च की गई काफ़ी जगह पे, एम्स में, पीजीआई में और बाहर के देशों में, तब ये पता चला कि ऑलमोस्ट अगर 100 बच्चों को ये डाइट अगर दी जाए तो उसमें से 25% के तो दौरे बिल्कुल ही रुक गए। जो बाकी बचे 75 थे उसमें से भी 50 बच्चों में दौरे बिल्कुल 50% से कम हो गए, और जो बाकी बचे 25 बच्चे थे उनमें भी काफ़ी हद तक दौरे की रिडक्शन हुई और क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बढ़ गया। ऐसा ही एक किस्सा मैं आपको सुनाना चाहूँगा जो यूएसए में हुआ, कि वहाँ पे एक बच्चा था चार्ली अब्राहम। उसको बहुत ही गंदे प्रकार की मिर्गी थी जिसे हम कहते हैं लेनॉक्स गैस्टॉट सिंड्रोम। उसको डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के दौरे आते थे, मायोक्लूनस, अकड़ने वाले दौरे, बहुत टाइप के दौरे आते थे, और उसका बिल्कुल जीवन तहस नहस हो गया था। तो डॉक्टर्स ने वहाँ पे उसको कीटोजेनिक डाइट स्टार्ट की, और कीटोजेनिक डाइट स्टार्ट करने के 2-3 महीने के अंदर ही बच्चे के दौरे बिल्कुल रुक गए। अब दौरे रुक गए तो उसके फादर इतने खुश हुए कि उन्होंने एक फाउंडेशन बनाई जिसे बोला जाता है चार्ली फाउंडेशन। आप चाहें तो गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं इसके बारे में। और चार्ली फाउंडेशन में अब वो प्रमोट करते हैं कीटोजेनिक डाइट्स, और वो सब कीटोजेनिक डाइट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी अपनी साइट पे रखते हैं। बट कीटोजेनिक डाइट भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो बहुत ही आसानी से खाई जाए। अब आप देखिए कि अगर हम इंडियंस हैं, बाहर के देशों में तो उनका जो डाइट है वो बिल्कुल मांस से भरा होता है, प्लस वो आटा चावल वैसे भी बहुत कम खाते हैं। पर इंडियंस में हम देखा जाए, हम स्पेशली नॉर्थ इंडियंस में हमारा स्टेपल डाइट ही जो है वो है रोटी या चावल। अगर वही हमारे डाइट में से निकाल दिया जाए तो हमारा स्वाद एकदम ख़त्म हो जाएगा। प्लस मांस खाने वाले लोग भी जो हैं वो काफ़ी कम हैं। तो इन डाइट की जो कंप्लायंस होती है, कई बार बच्चों को स्वाद ही नहीं आता, घी और मक्खन इतना होता है कि उन्हें उनसे वो चीज़ हजमाई भी नहीं जाती और उनको पसंद ही नहीं आती। तो डाइट के साथ जो कंप्लायंस है ये इस एक डाइटरी मैनेजमेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसको ओवरकम करने के लिए लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स ट्रीटमेंट या डाइट एक निकली, मॉडिफाइड एटकिंस डाइट भी निकली, जो जिसके रिजल्ट्स भी कीटोजेनिक डाइट के जितने ही कंपेरेबल हैं उसके बराबर हैं, बल्कि उससे बेटर भी हैं कुछ स्टडीज़ के हिसाब से। और प्लस उनकी जो कंपैटिबिलिटी है या पैलेटेबिलिटी है, मतलब खाने का जो मतलब टेस्ट है, वो कीटोजेनिक डाइट से बेटर है। तो जहाँ पे भी हमारे दौरे मेडिकेशन से मतलब इम्प्रूव नहीं हो रहे, जहाँ पे हम सर्जरी भी नहीं कर सकते, वहाँ पे जो डाइट है बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। और अगर माँ बाप समझदार हैं और वो इस डाइट को अच्छे से फॉलो कर सकते हैं और बच्चा भी डाइट अच्छे से ले पा रहा है, तो डाइटरी मैनेजमेंट जो है, कीटोजेनिक डाइट जो है, ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स दिखाती है। अब हम आते हैं तीसरी लाइन ऑफ मैनेजमेंट की तरफ, जो कि है सर्जिकल मैनेजमेंट। अब सर्जिकल मैनेजमेंट हम कहाँ कहाँ कराते हैं? देखिए, सर्जिकल मैनेजमेंट का सबसे पहला नियम ये है कि देखो, मेजर ऑपरेशन है, ब्रेन के अंदर जाना है, वहाँ काटा छाटी करनी है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि मिर्गी जहाँ स्टार्ट हुई वहीं पे ही मतलब हम सर्जरी की तरफ भाग जाए। तो सर्जिकल मैनेजमेंट हम वहीं करते हैं जहाँ पे हम दवाइयों से और खाने की मैनेजमेंट से हार चुके हैं, उसके बावजूद भी दौरे होए जा रहे हैं और बच्चे की जो ज़िंदगी है वो बिल्कुल तहस नहस हो गई है।
दूसरा, एपिलेप्सी सर्जरी हम वहीं करवा सकते हैं जहाँ सिर्फ ब्रेन के एक हिस्से को या ब्रेन के एक छोटे से हिस्से को ही तकलीफ हुई है, या ब्रेन का एक हेमिस्फीयर ख़राब हुआ है, दूसरा हेमिस्फीयर बिल्कुल ठीक है, तो ही हम जो है एपिलेप्सी सर्जरी की तरफ जा सकते हैं। पर अगर जनरलाइज्ड दोनों साइड पे ही ब्रेन में डैमेज हो रखा है तो हम एपिलेप्सी सर्जरी नहीं करा सकते। इसका मतलब ये कि अगर देखो हम एपिलेप्सी सर्जरी करने वाले हैं और एक साइड का ब्रेन ख़राब है तो हम अंदर जाके उसको काट के थोड़ा अलग कर सकते हैं ताकि वो शॉर्ट सर्किट करता भी रहे, तो हमारे शरीर को या हमारे ब्रेन को कोई असर ना पड़े। दूसरे साइड वाला ब्रेन नॉर्मल है तो बच्चा अपना काम करता जाएगा। बट अगर दूसरा साइड भी ख़राब है, हमने एक साइड को अलग भी कर दिया, तो दोनों साइड अब मतलब शॉर्ट सर्किट करने लगेंगी, तो हमारे को कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हम एपिलेप्सी सर्जरी वहीं करते हैं जहाँ पे ब्रेन का एक साइड या ब्रेन का एक ही हिस्सा ख़राब हो। तो एपिलेप्सी सर्जरी में कौन कौन सी सर्जरीज आती हैं? एक होती है हेमिस्फेरोटमी, जहाँ पे एक हेमिस्फेयर, हमारा ब्रेन जो है 2 हेमिस्फेयर्स का बना होता है, राइट और लेफ़्ट। और हमने जैसे जो पहली वीडियो थी मिर्गी रोग क्या है, उसमें ये समझा भी था कि जो लेफ़्ट साइड होती है वो राइट साइड के हाथ और पाँव का कंट्रोल करती है, और जो राइट साइड होती है वो लेफ़्ट साइड के बॉडी का कंट्रोल करती है। तो हम क्या देखते हैं कि अगर एक साइड पे ब्रेन के डैमेज है तो हम अंदर जाके उस ब्रेन, जो उस एक साइड का ब्रेन है, उसको बाकी के ब्रेन से अलग करके उसको वहाँ पानी में फ्लोटिंग छोड़ देते हैं और उसका ब्रेन के साथ जो है कनेक्शन बिल्कुल अलग कर देते हैं, और वो वहीं पे रहता है। अपने वो शॉर्ट सर्किट कर भी रहा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब उसका जो शॉर्ट सर्किट है दूसरी साइड पे फैलेगा नहीं, तो बच्चे के दौरे बिल्कुल एकदम रुक जाते हैं। बट उसकी हानि ये है कि ऑब्वियसली अगर एक साइड का ब्रेन आपने अलग कर दिया तो उसका जो कंट्रोल था, सपोज़ आपने राइट साइड का ब्रेन जो है अलग कर दिया, तो लेफ़्ट साइड का जो फंक्शनिंग था, जो वो कंट्रोल कर रहा था, वो चला जाएगा। तो एक साइड में जो है थोड़ा वीकनेस आ जाएगी या कमज़ोरी आ जाएगी, वो भी हम फिजियोथेरेपी के से इम्प्रूव कर सकते हैं, बट उसमें क्या है कि कमज़ोरी तो रहेगी ही रहेगी। तो एपिलेप्सी सर्जरी जब भी हम करवाते हैं तो अगर हम कुछ पा रहे हैं तो हम कुछ खो भी रहे हैं, तो इसलिए एपिलेप्सी सर्जरी हमेशा जो है हमारा एक लास्ट रिजॉर्ट होता है। हम एपिलेप्सी सर्जरी को शुरुआत में ही मतलब जो है गाइड नहीं करते कि आप शुरुआत में ही एपिलेप्सी सर्जरी करवाएं। वैसे ही दूसरी सर्जरी होती है हेमिस्फेरेक्टमी, जहाँ पे एक हेमिस्फेयर को अलग करके हम बाहर ही निकाल लेते हैं। और तीसरी प्रकार की सर्जरी होती है लीजनेक्टमी, जहाँ पे एक मतलब ब्रेन के एक हिस्से में छोटी सी लीजन है जो जहाँ से हमेशा शॉर्ट सर्किट हो रहा है, तो हम जाके सिर्फ उसी लीजन को काट के बाहर ले आते हैं, बाकी और कुछ भी नहीं करते, तो उसे हम बोलते हैं लीजनेक्टमी। तो इनके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं, दौरे बिल्कुल रुक जाते हैं। दो हमें उस साइड का, जिस साइड का मतलब ब्रेन निकाला है उसके ऑपोजिट साइड का वीकनेस ज़रूर हो जाता है, बट एटलीस्ट बच्चे की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाती है। जो बच्चा चल फिर भी नहीं पा रहा था, कुछ सोच समझ नहीं पा रहा था, एटलीस्ट उसकी सोच समझ बुद्धि वापस आ जाती है। तो ये है हमारे 3 लाइन्स ऑफ मैनेजमेंट जब भी हम एपिलेप्सी का ट्रीटमेंट करते हैं। तो होपफुली आज इस वीडियो के माध्यम से मैंने एपिलेप्सी ट्रीटमेंट से रिलेटेड जो आपकी एप्रीहेंशन या जो आपके मन में डाउट्स थे वो मैंने क्लियर कर दिए होंगे। अगर इसके अलावा भी आपके मन में कोई डाउट्स रह गए हैं या एपिलेप्सी से रिलेटेड अगर आप चाहते हैं मैं कोई और वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम या फेसबुक पे भी आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। तो इस वीडियो के साथ आज हमारी यहाँ पे एपिलेप्सी सीरीज़ जो है वो भी ख़त्म होती है, क्योंकि हमने इसमें ऑलमोस्ट एपिलेप्सी से रिलेटेड काफ़ी सारे टॉपिक्स जो हैं कवर कर लिए हैं। अब कोई भी अगर एक्स्ट्रा टॉपिक आप चाहते हैं कि मैं किसी पे वीडियो बनाऊं, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैं आगे अगर कोई और भी सीरीज़ चला रहा हूँगा तो उसके बीच में भी इसी सीरीज़ के एक्सटेंशन में वो वीडियो बनाने की कोशिश बिल्कुल करूँगा, और वो वीडियो आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो या आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन लोगों को इस इंफॉर्मेशन से मदद पहुंचेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक एक नई सीरीज़ के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ध्यान रखें और अपनी हेल्थ को बिल्कुल भी लाइटली ना लें। जय हिंद।